डॉक्टर साहब, IMF ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए GST खत्म करने की तजवीज़। पहले तो मैं माजरत नाजरीन से, जो हमें अचानक वफ़े भी जाना पड़ा और वो जो प्रोग्राम का रिदम था वो सारा उसकी वजह से ख़राब हुआ। मैं बात ये कर रहा था कि जापान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका एक ट्रीटी साइन हो गया था कि वो अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, अपनी फ़ौज नहीं रखेंगे और उनकी मुकम्मल जो उनका जो दिफा है, उनकी जो सलामती है, वो अमेरिका की जिम्मेदारी होगी। और ये आर्टिकल 9 उनके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत था। अब अमेरिका का ये कहना है कि जापान क्या हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है जो हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। 50,000 फ़ौज जापान में मौजूद है। तो ये इंडिकेटर जो है जापान को भी है। ये इंडिकेटर, जापान नेटो का मेंबर नहीं है। जापान कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे एक एशियन नेटो, और ये बाइडेन दौर में बात भी चली थी कि जी जापान के अंदर कोई ऑफिस खुल जाएगा नेटो का शायद, और जापान जो है बाकायदा एक नेटो का शायद हिस्सा बन जाएगा सारा, वो फिर क्वाड का हिस्सा बना। लेकिन अब वो सारे तितर बितर हो चुके हैं तमाम इत्तेहाद। सबसे जो मुस्तहकम इत्तेहाद था अगर कोई, तो वो नेटो था। और अगर नेटो ख़राब हो रहा है या टूट रहा है या बर्बाद हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी किसी भी इत्तेहाद का कोई वजूद प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने नहीं है। तो ये जो है ये उनका, अच्छा उनके जो आर्टिकल 9 की मैं बात कर रहा था, इसको चेंज करने की, अगर हमारा प्रोडक्शन टीम तैयार है तो ये 7th स्लाइड दिखा दें। ये आर्टिकल 9 को बार बार वहाँ का जो मीडिया है कई सालों से ये कि जी किसी तरह से इसको चेंज किया जाए, किसी तरह से इसको चेंज किया जाए। प्राइम मिनिस्टर जब अभी थे वहाँ पे 2014 में, वो आर्टिकल 9 की बात करते रहे। उसके बाद ये जो है ये आज जब इन्होंने बयान दिया तो उनकी जो क्योडो न्यूज़ है, इसको मैं 9th उनकी जो ख़बरसां अदारा है उनकी तरफ से ये बात आई कि जी जापान जो है वो मुकम्मल एतमाद करता है अमेरिका पे, जब ट्रंप की तरफ से सिक्योरिटी पैक्ट के ऊपर आवाज़ उठाई गई। अब ये जापान जो है ना, मैंने आपसे बात की कि अब इस वक्त ये कौन सा ब्लॉक है, कैसा है, क्या है, इसमें EU का, अच्छा वहाँ पे वो तमाम EU को, वो ट्रक की बत्ती के पीछे EU को लगा दिया उन्होंने कि जी हम आप अपना दिफा खुद करें, और वो यूरोपियन आर्मी बन रही है और ये बन रहा है और वो बन रहा है, सारा सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। और सारे सिलसिले को उन्होंने शुरू करने के बाद जब यूरोप एक ख़ास जगह पे पहुंचा कि जी यहाँ तक पहुंच के हम जो है वो इसको यूक्रेन को कुछ हौसला दिलाएंगे और हम यूक्रेन के लिए लड़ेंगे और सारा कुछ करेंगे, तो उनकी तरफ से जनाब ज़ेलेंस्की को फ़ोन आया कि बरखुरदार ज़रा वहाँ से यूरोप छोड़ो और सऊदी अरब आ जाओ। और अगले जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका के ज़ेलेंस्की के साथ नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की की टीम के साथ, वो यूरोप में होंगे ही नहीं, वो सऊदी अरब में होंगे। तो ज़ेलेंस्की साहब पूरे यूरोप को छोड़ के, जहाँ पे उनके लिए इजलास हो रहे थे, कभी उनके लिए बरतानवी वज़ीर आज़म, कभी मैक्रों, कभी उनके लिए EU, कभी ये मुल्क, सारे वो जनाब वहाँ पे इजलास म्यूनिख में और ब्रसल्स में और हर जगह वहाँ पे इजलास हो रहे हैं, पेरिस में, लंदन में। उन सबको छोड़ के उन्होंने कहा बरखुरदार आप तशरीफ़ ले आए सऊदी अरेबिया। अब ज़ेलेंस्की जो है वो पीर के रोज़ सऊदी अरेबिया पहुँचेंगे, वली है जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म, उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद बुध के रोज़ यूक्रेन का एक डेलीगेशन सऊदी अरब पहुँचेगा जद्दा, और उसकी क़ियादत जो है वहाँ पे एंदरी यरमक करेंगे जो कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं। और अमेरिकन डेलीगेशन भी पहुँचेगा जद्दा, और उसमें स्टीव वित्कॉफ होंगे जो मशरिक़ वस्ता के, वैसे तो मशरिक़ वस्ता दिख रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ वो ये जो इससे पहले 2 हफ्ते पहले जो रशिया और अमेरिका के दरमियान जो डेलीगेशन बैठा था कि रियाद में, उसमें वो मौजूद थे। तो वो यूक्रेन वाले डेलीगेशन में वो होंगे। मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट भी गालिबन होंगे, और साथ NSA भी होंगे, माइक वॉल्स। ये सारी शख्सियात जमा होंगी जद्दा में, और जद्दा में ये मुआहदा तय हो जाएगा कौन सा, रेयर अर्थ मिनरल्स वाला भी, और ये कि यूक्रेन का फ्यूचर क्या होगा, यूक्रेन के साथ क्या मामला तय होने, क्या नहीं होने। और इसमें ट्रंप ने डायरेक्ट ऑन बोर्ड लिया हुआ है पुतिन को, और ज़ेलेंस्की को बुला लिए सऊदी अरब। अब ज़ेलेंस्की साहब पूरे यूरोप को छोड़ के सऊदी अरब दौड़ लगाने लगे। यूरोप वाले उधर चीख रहे हैं कि भाई हम आपके लिए यहाँ पे इजलास कर रहे थे। उन्होंने कहा वो इनसे मैं बाद में, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं इनसे इनको बाद में देखूंगा, आप ज़रा अगर जंग बंद करवानी है आपने तो आप यहाँ तशरीफ ले आए। तो सऊदी अरब, वो ट्रक की बत्ती, वो सऊदी अरब आ रहे हैं चलते हुए, वो यूरोप वो तो शोर मचा रहा है, EU नेटो हमारा क्या बनेगा, पैसे जमा करो, यूं करो, ऐसे कर देंगे, आंखें फोड़ देंगे, सर तोड़ देंगे, रशियंस का ये कर देंगे, वो चीख रहे हैं। इधर ये जनाब यहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरा जो मामला हुआ है, तो ये टोटल, मैंने कहा ना कि ये टोटल ये ताबड़तोड़ हमला। अच्छा उसके बाद क्या हुआ है, थोड़ी देर पहले खबर आई है कि उन्होंने खत लिख दिए रहबर को, आयतुल्लाह खामेनी को।
यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने आयतुल्ला खामेनी को खत लिख दिया ईरान के रहबर को कि मैं आपसे मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, ईरान के रहबर को। अभी थोड़े दिन पहले क्या था, वो रिजीम चेंज लाना इधर उधर, अब खत लिख दिया बाद ऑफिशियली, और हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। यकीनन आप भी ये चाहेंगे कि आपका मुल्क जो है वो एक ज़बरदस्त मुल्क है और आगे तरक्की करे और खुशहाली की राह पे जाए और ये सारा मामला। अब ईरान की तरफ से जो है वो क्या जवाब आता है उनके रहबर की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर है 2015 के अंदर मुज़ाकरात शुरू हुए थे, वो ख़त्म हो गए, फिर शुरू हुए दोबारा, लेकिन उन्होंने इसी मौजूदा ईरान को ही बात आगे की है कि इसी क़यादत को, यानी वो होता है ना रिजीम चेंज होगा, ये होगा, वो तो ठुस हो गया मामला। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने ये कल जो मैंने बात की थी कि ये जो एडम बॉयलर और स्टीव विटकॉफ की डायरेक्ट हमास के साथ टॉक्स हो रही थी। अब डायरेक्ट अगर हमास से टॉक्स हो रही हैं तो इसका मतलब है वो सीज़फायर प्लान तो गया एक तरफ, जो कि बाइडेन दौर में हुआ था, क्योंकि उस बाइडेन वो तो इसराइल और हमास के दरमियान तय पा रहे थे ना मामला, और मीडिएटर थे दरमियान में जो है वो कतर, इजिप्ट और अमेरिका का कोई रोल था बीच में, आगे पीछे दाएं। लेकिन अब अमेरिका और हमास डायरेक्ट आ गए तो उसमें अरब ममालिक भी एक तरफ है और इसराइल भी एक तरफ है, वो सारे एक तरफ चले गए। उन्होंने हमास से डायरेक्ट बात उनकी हुई है, और उस बात में जो है वो उनके एडन एलेक्जेंडर एक अमेरिका के मगवी हैं जो अभी तक मौजूद हैं हमास की कस्टडी में, उनकी गालिबन रिहाई की बात हो रही है। अमेरिका कर रहा है कि चाह रहा है कि उनकी रिहाई हो जाए। कुछ डेड बॉडीज़ हैं, ये डेड बॉडीज़ जो है ना, वो ये इनका तबादला बड़ा अजीब सा होता है। इसराइल के पास जो ये मुज़ाकरात जब चलते हैं ना इनके आपस में, तो इसराइल के पास फ़लस्तीनी जो जब इनके मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी हैं, बाकियात ऐसी हैं जो 50 साल से इसराइल के पास मौजूद है। फ़लस्तीनियों की 50 साल से बाकियात मौजूद हैं। ये मुझे ये जो एक ट्रेडिशन है वो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसराइल के पास 50 फ़लस्तीनी ऐसे हैं, 50 साल से ज़्यादा, मेरे ख्याल से कोई 150 के करीब फ़लस्तीनी है कि जब बात होती है मुज़ाकरे, वो कहते हैं वो हमें दो, उनका पोता, उनके जो नवासे हैं वो कह रहे हैं कि वो हमारी फैमिली के लोग आपके पास, वो इसराइल भी संभाल के रखता है इनके, वो बाकियात के तबादले होते हैं, जो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल एक सिलसिला है वहाँ पर। अब उसमें यह है कि ये डायरेक्ट स्टीव विटकॉफ के साथ अगर बात हो रही है हमास की, तो सीज़फायर प्लान तो साइड पे चला गया। इसी दौरान चाइना जो है वो एक इंतहाई सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आ गया, और चाइना का जो ये मौक़िफ़ है ये इतना क्लियर है इसमें, और ये फॉरेन मिनिस्टर चाइना के वांग यी जो हैं, ये अगर हम 23rd स्लाइड दिखा सकें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर चाइना, वांग यी ऑन इसराइली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, द विल ऑफ पीपल मस्ट नॉट बी डिफाइड एंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस मस्ट नॉट बी अबेंडेंड। उन्होंने खुल कर उन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई है चाइना ने, और उन्होंने साथ ही इसमें यह भी कह दिया है, अगर हम इसको आगे पढ़ें, कि गाज़ा बिलोंग्स टू पैलेस्टीनियन पीपल, इट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरी। इसका स्टेटस फोर्सफुल मीन्स के जरिए अमन नहीं लाएगा, नया क्योस लेकर आएगा। हम मुकम्मल तौर पे इजिप्ट और दूसरे अरब ममालिक का जो प्लान है चाइना उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता है। अच्छा, चाइना जो है, द विल ऑफ द पीपल मस्ट नॉट बी डिफाइड, खुल के, और अगर इफ द मेजर कंट्री ट्रूली केयर्स अबाउट द पीपल इन गाजा, इट शुड प्रमोट कॉम्प्रिहेंसिव एंड लास्टिंग सीज फायर, ramp up humanitarian assistance, observe the principle of Palestinians governing Palestine and contribute to reconstruction in Gaza। अगर कोई बड़ा मुल्क चाहता है, ठीक है, उनको ख्याल है गजा के लोगों का, तो वो वहाँ पे लास्टिंग और कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ पे अमेरिका की तरफ इशारा है, और ये खुल के उन्होंने हमायत कर दी है अरब ममालिक की तरफ से जो 2 रियासती हल और रिकन्स्ट्रक्शन की बात हुई है। चाइना खुल के बिल्कुल वाज़े फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो गया जाके, और कोई फ़लस्तीनी यहाँ से जो लोग बाहर जाएंगे और आगे पीछे दाएं, ये ज़हन में रखें कि चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान, जो उनके जो गलत फहमियाँ ख़त्म करवाने में, जिसकी वजह से पूरा हमें जो वेस्टर्न एशिया का नक्शा है वो मुख्तलिफ होता नज़र आता है। इख्तलाफात मौजूद है बहुत सारे इशूज़ में, वो होते भी है, ऐसा नहीं कि सारे मामलात के ऊपर ही, मतलब हमारे साथ कोई हमारा कोई दोस्त मुल्क है तो हम सारे के सारे उनकी पॉलिसीज़ को माने, या वो हमारी सारी पॉलिसीज़ को माने, ज़रूरी तो नहीं है। इसी तरह से उनकी पॉलिसीज़ जो है, लेकिन कोई तसादुम की तरफ वो नहीं है।
अच्छा, अब इसमें जो है वो तो सऊदी अरेबिया जो है वो कलीदी किरदार अदा कर गया कि सऊदी अरेबिया ने एक तो उस प्लान को सपोर्ट किया इजिप्ट वाले, दूसरा सऊदी अरेबिया के अंदर रशिया और अमेरिका के डेलीगेशन मिले, और यूक्रेन और अमेरिका के डेलीगेशन मिलने जा रहे हैं, और माहिदा शायद यहीं साइन हो जाए, बजाय इसकी ज़ेलेंस्की को वहाँ व्हाइट हाउस बुलाया जाए या मैक्रों को बुलाया जाए या केयर स्टैमर को बुलाया जाए। उन्होंने छोड़ दिया बिल्कुल इसको छोड़ के, और जापान को भी ये कह दिया कि भाई ये कैसे। दर्जनों के हिसाब से कॉन्सुलेट्स बंद हो रहे हैं, बंद करने का फैसला कर लिया स्टेट डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड वाइड, यूरोप में ख़ासतौर पर, पूरी दुनिया में। और उन्होंने कहा कि सफारत खाने जो हैं वो उनकी ज़रूरत नहीं है, और सफारत खाने ख़त्म किए जाएँ, और सफारती अमले को भी निकाला जाए। स्टेट डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, और जो मकामी लोग हैं वो भी उनको सबको फारिग किया जाए। तो ये अमेरिका जो है ये अपने कौंसलेट भी बंद करने जा रहा है। मुझे बताइए नहीं, कौंसलेट भी तो एक अजीब सा एक था ना रोल। मुख्तलिफ शहरों में कौंसलेट खुले हुए हैं, एक मुल्क में सफारत खाना है, 5-5, 6-6 कौंसलेट्स हैं, वो वहाँ के जनाब जो लोकल उनकी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तो गप्पे लगा रहे हैं, वो फीते काट रहे हैं, शाम को बैठे हुए हैं। मतलब उनका क्या मतलब, वो वहाँ से खुदा जाने क्या करते होंगे बैठ के। लेकिन ये हमें नज़र आता है पूरी दुनिया में, आपको समझ नहीं आता कि ये तो सफारत खाना समझ में आ गया कि कौंसलेट्स क्या कर रहे हैं बहुत सारे, सवाए इसके कि वो तशरीफ लाएँ तो जनाब उनको प्रोटोकॉल आगे पीछे लोग खुश हो रहे हैं जनाब, समझ रहे हैं कि ये हमारी बड़ी बेजे हो गई, वीज़े लगवा रहे हैं, और फिर वो 2 नंबरियाँ हो रही हैं सारी। तो बात यह है कि वो भी सारा सिलसिला ख़त्म हो रहा है, उसके नतीजे में कॉस्ट कटिंग हो रही है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इस पूरे मामले में अब कहीं इसराइल भी दरमियान में नहीं है, हमास के साथ गुफ्तगू होने में इसराइल भी दरमियान में नहीं है। सीज़फायर माहिदा ख़त्म हो गया, अमलन सीज़फायर माहिदा तो ख़त्म हो गया ना। बात अब ये हो रही है गालिबन कि स्टीव वित्कॉफ जो है उन्होंने एक अलग बात रखी है हमास के सामने, और अलग बात ये रखी है कि आप 60 दिन के बाद उसको कंप्लीट सीज़फायर की तरफ चले जाएं, इन लोगों को आप जो अमेरिकन सिटीजन हैं इनको छोड़ें, और साथ उनके आप रिहा करें, जो साथ वो बाकियात वापस करें, और 10 इसराइल के लोग आप छोड़ दें, और बाकी ये है कि ये रिकन्स्ट्रक्शन और उसकी तरफ आगे बढ़ें उस प्लान के साथ। और उसमें उन्होंने अलग से हमास से बात की है। अब हमास के साथ उनकी अलग से बातचीत जो है वो हुई है कतर में, और उसके बाद अच्छा, इसके ऊपर इसराइल में ये बात हुई है कि जनाब ये नेतन्याहू को पता ही नहीं था। नेतन्याहू को ये जब खबरें ब्रेक हुई हैं तो उसके बाद नेतन्याहू को पता चला है कि हमास के साथ तो इसराइल डायरेक्ट बात कर रहा है, और साथ ही हमें ये 2000 पाउंड वजनी बम जो है इसको हमने खाना है, पीना है, क्या है, क्योंकि वो जिनको पैसा देता है, ट्रम्प थोड़ी देर बाद कहता है हमें पैसा वापस करो, हमने तुम्हें इतना पैसा दिया था तो बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया। कल को अमेरिका को खतरा होगा, इसराइल बचाएगा आके अमेरिका को। अगर जापान नहीं बचा सकता, अगर फ्रांस नहीं बचा सकता, इसराइल बचाएगा। एक सीधी सी बात है। साथ ही उन्होंने ये भी तो इसराइल के अंदर ही बेचैनी, तो हमास के साथ डायरेक्ट बात हो गई, और साथ ही ईरान के उधर तैयारी कर रहे थे, ईरान पे हमला करो, ईरान पे हमला करो जनाब। ये वो ईरान से डायरेक्ट खत लिख दिया उन्होंने ईरान को कि रेबर को कि जी हम आपसे मुज़ाकरात को तैयार हैं, और वेपन्स नहीं होने चाहिए, पीसफुल जो है वो आपका प्रोग्राम है तो वो आगे चलना चाहिए, और इस पर बातचीत होनी चाहिए। अब ये जो है ये एक ऐसी सूरत डेवलप हो रही है जो कि अच्छा, इसमें इसी दौरान जो है एक नाकाम कोशिश हुई है। मेरी दुआ भी है और मेरा ख्याल भी है कि नाकाम हो जाएगी,